वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। माई सेल्फ अंशिका शुक्ला, आई एम अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम BLLB ऑनर्स फ्रॉम द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, यू गोइंग टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी, बिकॉज ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे बिल्कुल भी टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको लाइक लाइक सब्सक्राइब करिए। आपको जो भी दिक्कत प्रॉब्लम जो भी चीज़ें हैं कंटेंट को लेकर, वॉइस रिकॉर्डिंग को लेकर, वीडियो को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। सो इट इज़ द फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लॉ। इसके और कंटेंट लाने से पहले हम चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज़ द इंटरनेशनल लॉ मीन? मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दे रही हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग द डेफिनिशन एंड मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। सेकंड इज़ रिगार्डिंग द नेचर एंड बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। थर्ड इज़ रिगार्डिंग द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल। And हमारा definition part भी it is further divided into the 4 parts. The first definition is by Oppenheim and his criticism. And further, the definition of Oppenheim is being revised by the Robert Channing and Arthur Watt in his the ninth edition of Oppenheim's book. Second definition is of Kelsen, third definition is of Hall, and fourth is of Gray. Now we start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ जनरल टर्म में हम जानते हैं इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ, वो एक ऐसा नियम और कानून है जो देशों के बीच के रिलेशन को रेगुलेट करता हो। जनरली इट कैन बी अंडरस्टूड एज द लॉ व्हिच रेगुलेट द रिलेशन ऑफ स्टेट विथ वन अनदर। एज पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ओपनहेम ने इंटरनेशनल लॉ को क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ ऑफ द नेशन और द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल व्हिच आर कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय द सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। व्हाट डज दैट डेफिनेशन मीन्स? अकॉर्डिंग टू द ओपनहेम, जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो एक नाम है। किस चीज का नाम है? इट इज द नेम ऑफ द कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल it is which are considered legally binding by the civilized state in their intercourse of between each other। जो किसी देश के रिलेशन को, जो कोई कस्टमरी या कन्वेंशनल लॉ होता है जो रेगुलेट करते हैं उनके रिलेशन को, उसको हम लोग ने एक इंटरनेशनल लॉ का नाम दे दिया। लाइक कि दो देश आए या फिर 3 और 4 देश का समूह बनता है, दे कम टुगेदर ऑन द इंटरनेशनल लेवल और उन्होंने कोई एक ट्रीटी साइन कर दिया। उस कन्वे या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कोई ट्रीटी साइन किया जा रहा है, उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। उन्होंने जिस कन्वेंशन को साइन किया, उस कन्वेंशन में जो भी रूल, नियम, रेगुलेशन जो भी मेंशन रहेंगे, हम लोगों ने फिर उसको इंटरनेशनल लॉ का नाम दे दिया या और फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो मेंशन किए गए हैं, जो साइन किया गया है, वो जो स्टेट रहेंगे, वो कंसीडर करेंगे, वो उनके ऊपर बाइंडिंग है। अगर वो उस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अराइजेज़ होंगे। सो व्हाट इज़ द सिविलाइज्ड स्टेट मीन्स? अब सिविलाइज्ड स्टेट का डेफिनिशन क्या होता है? In a regular as per the usual thing, civilized state वो स्टेट होते हैं जहाँ की सत्ता एज अ नॉर्मल वे में चल रही, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जहाँ पर लोगों के राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर हो एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इट इज सिविलाइज्ड स्टेट इज नॉट लाइक कि जहाँ पर तानाशाही टाइप का गवर्नमेंट हो। बट दिस डेफिनेशन ऑफ ओपनहेम इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि ओपनहेम का जो डेफिनेशन था वो क्रिटिसाइज किया गया है और वो अगेन क्रिटिसाइज करने के बाद इस डेफिनेशन को कि ओपनहेम ने सिर्फ स्टेट को एज ए इंटरनेशनल लॉ माना है। उन्होंने बोला है कि जो इंटरनेशनल लॉ के पार्ट में जो स्टेट आपस में समझौता करेंगे, सिर्फ उसको इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का नाम दे दिया गया। बट इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में रहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर नियम और कानून नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो पहला डिफिनेशन ये था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनेशनल लॉ के पार्ट में आएगा। सेकंड ये था कि इन्होंने एक बोला कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ सिविलाइज्ड स्टेट के द्वारा जो नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, उसको हम लोगों ने इंटरनेशनल लॉ का नाम दे दिया। बट इट इज ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड क्योंकि हर सिविलाइज्ड स्टेट में जो कन्वेंशन या कस्टम हो, जो प्रथाएं चली आ रही हो, जरूरी नहीं हो कि सारी स्टेट्स के द्वारा। यहाँ पर हमें आप क्लियर कर दे रहे हैं, स्टेट डजंट मीन्स द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ आवर कंट्री। Here the state is means the particular country, like state is for being India, state is United State of America, state is China. It is not like Arunachal Pradesh and Pradesh from West Bengal like that. तो यहाँ पर उन्होंने जो सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म किया है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया सिविलाइज्ड और नॉन सिविलाइज्ड स्टेट के बारे में। ये भी एक दूसरा क्रिटिसिज्म था। हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं लाइक कि चाइना में ऐसे बहुत ढेर सारे नियम और कानून हैं
जो कि उनकी प्रथा में चले आ रहे हैं। पर हम उसको क्या वो जो नियम और कानून चला आ रहा है, क्या उसको दूसरे स्टेट मानने को रेडी है? क्या इंडिया उसको मानने को रेडी है? क्या उसको अमेरिका मानने के लिए रेडी है? क्या उसको सॉरी क्या उसको रशिया मानने के लिए रेडी है? नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिविलाइज़्ड स्टेट ने जो नियम या फिर जो प्रथाएँ उनके यहाँ चली आ रही हों, वो इंटरनेशनल लॉ ही हो। Now the third definition is like कि it is also controversial now where it's right कि not only this जो सिर्फ स्टेट और एक ट्रीटी में बाउंड वो ट्रीटी साइन कर रहे हैं, वो सिर्फ इंटरनेशनल लॉ में नहीं माना जाएगा। नाउ इट इज़ आल्सो कंसीडर दैट कि जो इंडिविजुअल और प्राइवेट पर्सन है, वो भी एक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बन सकते हैं। द फोर्थ क्रिटिसिज़्म इज़ दैट कि इन्होंने सिर्फ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल को इंटरनेशनल लॉ माना गया है, लेकिन विद द चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी एज़ पर द आर्टिकल 38 ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट माना गया है। सो व्हाट डज़ द जनरल प्रिंसिपल मीन्स? जनरल प्रिंसिपल क्या होता है कि जहाँ पर हमारी कोई कस्टम्स या फिर कोई लॉ नहीं है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमारे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को लाया गया है। एज़ पर द आर्टिकल 38 क्लॉज़ 1 क्लॉज़ सी ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट से दैट कि कुछ जनरल प्रिंसिपल हमारे इसमें मेंशन किया है लाइक गुड फेथ, बोना फाइड इंटेंशन, एग्रीमेंट आपके बोना फाइड इंटेंशन के साथ परफॉर्म होने चाहिए, इक्विटी एंड फेयरनेस, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा मीन्स कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, आप उसको दोबारा उसी कोर्ट में जाकर रीओपन नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, वंस द पर्सन एंटर इनटू ट्रीटी और कॉन्ट्रैक्ट, वो बैक ऑफ नहीं कर सकते। नेचुरल जस्टिस, कोई भी बंदा अपने ही केस में खुद का जज नहीं होगा, बोथ द पार्टीज मस्ट शुड बी हर्ड। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल हमारे क्या कह नहीं सकते। इट इज़ द फैक्ट दैट इट फिल्स द गैप्स वेयर द ट्रीटीज़ एंड कस्टम्स आर साइलेंट। जहाँ पर हमारे ट्रीटी और कस्टम साइलेंट होते हैं, वहाँ पर हमारा जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द रिवाइज्ड डेफिनिशन ऑफ ओपेनहेम। जो लेटर ऑन जो ओपेनहेम का डेफिनिशन था, उसको रिवाइज़ किया जाता है। 9th एडिशन ऑफ ओपेनहेम्स बुक बाय द रॉबर्ट जेनिंग एंड आर्थर वॉड। इन्होंने आगे क्या ऐड किया कि पूरा सेम डेफिनिशन रहेगा लाइक ये लॉ ऑफ द नेशन ब्ला 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 विद ईच अदर तक। बट द स्टेट इसमें आगे उन्होंने ये बोला कि वहीं पर जो हमने 4 पॉइंट क्रिटिसिज्म में लिए थे कि नॉट ओनली द स्टेट आर बीइंग द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ कस्टमरी और कन्वेंशनल लॉ, देयर आर आल्सो द क्या इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन भी पार्ट होगी इंटरनेशनल लॉ के, जनरल प्रिंसिपल भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट होगा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पार्ट होंगी और ज़रूरी नहीं है कि सिवाय स्टेट ही जो चीज़ें एग्री करे वही इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो। तो इन्होंने आगे क्या बोला कि but the states are not only the subject of the international law, international organization, and to some extent, individual may be the subject of international rights, confirm duties, rights and duties imposed by the international law. It is being said by the Robert Janier and Arthur Ward. Now, second definition is of the Calson. Kelson ने बोला कि international law or the law of nation is the name of the body of rules which according to the usual definition regulate the conduct of a state in their intercourse with one another। उन्होंने भी सेम वही बातें बोली कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक नाम है किसी समूह का या फिर किसी नियम का जो रेगुलेट करते हैं दो स्टेटों के बीच